गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो लास्ट डिस्कशन वेरिएशन था, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेरिएशन यानी परिवर्तन। हम लोग लास्ट में देखे थे वेरिएशन हमारा दो प्रकार का होता है। एक को बोले थे सरल परिवर्तन, और एक को बोले थे विपरीत परिवर्तन। एक हमारा था सरल परिवर्तन, एक था विपरीत परिवर्तन। सरल परिवर्तन में इसको हम लोग इस प्रकार दिखाए थे कि दो राशियां है, एक x दूसरी अगर y है तो x प्रोपोर्शनल y। लेकिन विपरीत परिवर्तन के केस में क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल 1/y। यहां पर x और y क्या है, दो राशियां है। दो राशियां क्या क्या है, x और y। तो सरल परिवर्तन में क्या है, अगर x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, x में बढ़ोतरी होगी तो y में भी बढ़ोतरी होगी, x में कमी आएगी तो y में भी कमी आएगी। विपरीत परिवर्तन के केस में क्या था, x में परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन क्या है, उल्टा होगा। अगर x में बढ़ोतरी होगी तो y में कमी आएगी, अगर x में कमी आएगी तो y में बढ़ोतरी होगी। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ये जो हम लोग परिवर्तन देख रहे थे कि दो राशियां अगर है, वहां पर हम लोग सरल परिवर्तन देखे और विपरीत परिवर्तन देखे। अब मान लो हमारे पास तीन राशियां है, तीन राशियों का एक ग्रुप लेते हैं। तीन राशियां, एक का ग्रुप है x, y, z, और दूसरा हम लोग तीन राशियों को लिए a, b और c। a, b तथा c को लेते हैं। हम लोग मान लिए कि यहां पर x का y के साथ सरल संपर्क है। x प्रोपोर्शनल y क्या है, x का y के साथ सरल संपर्क है। हम लोग इसके केस में मान लिए कि x का y के साथ सरल संपर्क है। ठीक, तो x प्रोपोर्शनल y लिख दिए। इधर भी लिखे कि a का b के साथ सरल संपर्क है। संपर्क कैसा है, ये सरल संपर्क है, यानी एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा। तो सरल संपर्क है, देयरफॉर a प्रोपोर्शनल b। इसके बाद हम लोग मान लिए इसी x का इस z के साथ फिर सरल संपर्क है, x प्रोपोर्शनल z। क्यों, x का z के साथ सरल संपर्क है, इस x का z के साथ भी सरल संपर्क है। इधर एक चीज हम लोग मान लिए कि इस a का b के साथ सरल संपर्क है, लेकिन इस a का c के साथ विपरीत संपर्क है। a का c के साथ विपरीत संपर्क है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल 1/c, a प्रोपोर्शनल 1/c।
यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, परिवर्तनशील राशि क्या क्या है, y और z यहाँ पर परिवर्तनशील है और यहाँ पर b और c परिवर्तनशील है। यहाँ पर एक चीज और है कि जब x के साथ ये तीन राशियों को देख रहे हैं, x प्रोपोर्शनल y है, उस समय z क्या है, यहाँ पर z स्थिर है, z स्थिर है, z के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। x के साथ z को देख रहे हैं यानी y यहाँ पर स्थिर है, y का मान स्थिर है। यहाँ के केस में भी सेम है, a प्रोपोर्शनल b, तो c का मान क्या होगा, स्थिर होगा। c एक स्थिरांक है, मतलब ये इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। a के साथ जब c को देखे तो b क्या होगा, स्थिर होगा। तीन राशियों को लेकर हम लोग देख रहे हैं। पहला x के साथ y का सरल संपर्क है, फिर हम लोग देखें कि x के साथ z का सरल संपर्क है। x और चूंकि तीन राशियां इसमें उपलब्ध है तो दो को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तीसरा राशि वहां पर स्थिर होगा। यहाँ पर z स्थिर है कारण x और y है, और यहाँ पर x और z होने के कारण तीसरा राशि जो बचता है वो क्या होगा, स्थिर होगा। उधर a और b के साथ हम लोग देख रहे हैं, a b के साथ सरल संपर्क में है तो a b चला गया, बचा कौन सा राशि, जो राशि बचेगा वो स्थिर होगा। a का c के साथ विपरीत संपर्क है, इसलिए यहाँ पर क्या है, b जो बचा हुआ राशि है वो क्या होगा, स्थिर होगा, वो राशि यहाँ पर स्थिर होगा। यहाँ पर राशि इसके केस में y और z परिवर्तनशील राशियां हैं, इसके केस में b और c परिवर्तनशील राशियां हैं। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग देखते हैं x प्रोपोर्शनल y इंटू z, x प्रोपोर्शनल y इंटू z। देखो यहाँ पर x के साथ y है, x के साथ z है, तो x इधर वाला कांस्टेंट हो गया और इधर वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर भी वही होगा, देयरफॉर a प्रोपोर्शनल इधर वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू 1/c, b इंटू 1/c। इसी को हम लोग यौगिक परिवर्तन संबंधित प्रमेय बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय बोले। क्या है कि x के साथ अगर y सरल संपर्क में है, x के साथ z सरल संपर्क में है, यहाँ पर हम लोग तीन राशियों को लेकर देख रहे हैं, तो तीसरा राशि यहाँ पर जो होगा स्थिर होगा, तो x प्रोपोर्शनल y इंटू z है। यहाँ पर a के साथ b सरल संपर्क में है तो a प्रोपोर्शनल b, उस समय तीसरा राशि c स्थिर होगा। यहाँ पर a के साथ जब c को देखे और वो c क्या है, a के साथ विलोम संपर्क में है तो a प्रोपोर्शनल 1/c है, उस समय b स्थिर होगा, इसलिए a प्रोपोर्शनल b इंटू c। ये जो आता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय। इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय। इसके बाद एक बात और है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट अशून्य परिवर्तन स्थिरांक हम लोग k ले लेते हैं, k इंटू y इंटू z यहाँ पे लिख दिए, जहां k बराबर k क्या है, एक अशून्य परिवर्तन, डायरेक्ट स्थिरांक भी लिख सकते हैं, अशून्य स्थिरांक या अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। यहाँ के क्या आया, अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। इसी प्रकार इधर वाले केस में क्या होना चाहिए, a बराबर, यहाँ पर k है तो यहाँ पर a के साथ k है तो यहाँ पर भी हम लोग k ले सकते हैं, कारण ये अलग क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर हम लोग
के लेकर भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एल लेकर भी दिखा सकते हैं, एल इंटू बी बाई सी, जहां एल बराबर एक अशून्य परिवर्तन स्थिरांक, जहां एक एल क्या है, एक अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है, ये यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय था कि दो से ऊपर अगर है तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस में आएगा, यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग बुक के एक्सरसाइज में आते हैं। बुक के एक्सरसाइज में मैं होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, किसी के पास से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, यानी ये क्वेश्चन हो गया है, तो ये हो भी जाना चाहिए, वो क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 15 कृषक बोला है 15, ये 15 कृषक क्या कर रहा है, दिन बोला है 5 दिन में जमीन जोतता है 15 बीघा। जमीन कितना जोत रहा है, यहां पर 18 बीघा जमीन जोत रहा है। बीघा जमीन जोत रहा है। हमसे पूछा गया है कि 10 कृषक की संख्या कितनी बोली गई है, 10 कृषक 12 बीघा जमीन कितना है, 12 बीघा जमीन बराबर है 12 बीघा। इसको जोतने में कितना दिन समय लगेगा, इसको परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके निकालना है, इसका परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके निकालना है। कृषक, दिन, जमीन, हमको दिन के बारे में पूछा गया है, कितना दिन में ये जोतेगा। यहां पर हमको चूंकि दिन निकालना है, दिन के साथ बाकी का संपर्क निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले मान लिए, माना कृषकों की संख्या कृषक को फार्मर बोलते हैं F, कृषकों की संख्या F, दिनों की संख्या मतलब खेत जोतने में जो दिन लगा है, दिनों की संख्या, दिन को डे बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग D से दिखाए। और ये तो हमारे ऊपर है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई ABC मानता है, कोई XYZ मानता है। और यहां पर जमीन का परिमाण, जमीन को लैंड बोलते हैं, इसलिए L। यहां पर जब भी हम लोग अब सवाल को शुरू करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक के साथ जब दूसरे का रिलेशन निकालेंगे, तीसरा क्या है, स्थिर रहेगा। यहां पर क्या है, दिनों की संख्या के साथ एक बार कृषक की संख्या का रिलेशन निकालना है, एक बार दिनों की संख्या के साथ जमीन के परिमाण का रिलेशन निकालना है। जमीन का परिमाण अगर मान लो फिक्स है, 15 बीघा जमीन ही जोतना है, यहाँ पर 18 बीघा जमीन दिया है, 18 बीघा जमीन जोतना है। अगर दिन ज्यादा है तो कृषक हमको क्या लगेगा, कम लगेगा। कम कृषक 10 कृषक लगाएंगे तो हमको काम होने में ज्यादा दिन समय लगेगा। लेकिन 15 कृषकों की संख्या जैसे ही बढ़ गई तो हमारे दिनों की संख्या कम हो गई। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कृषकों की संख्या तथा दिनों की संख्या के बीच कौन सा संपर्क है,
अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है। किसों की संख्या तथा दिनों की संख्या के बीच विपरीत संपर्क है। क्या संपर्क है? विपरीत संपर्क है। और ये कब है? यहां पर एक चीज तो स्थिर रहेगा, जो कि मैं बोल रहा था कि दो राशियों में जब हम लोग तुलना करेंगे तब तीसरा राशि स्थिर रहेगा। तो यहां पे बचा क्या? जमीन का परिमाण। तो जब जमीन का परिमाण स्थिर हो, हम लोग क्या लिखे यहां पर कि सबसे पहले किसों की संख्या तथा दिनों की संख्या के बीच में रिलेशन निकालना है। कारण हमको दिन कितना लग रहा है ये निकालना है। तो हम लोग क्या देखना है कि दिनों की संख्या के साथ किसकों की संख्या का क्या रिलेशन है और दिन की संख्या के साथ जमीन के परिमाण का क्या रिलेशन है। जब दो के बीच में रिलेशन निकालेंगे तीसरे वाले को फिक्स रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसकों की संख्या तथा दिनों की संख्या के बीच विपरीत संपर्क है। कारण क्या है? अगर हम लोग जमीन का परिमाण सेम रखते, उस जमीन को जोतने के लिए कम आदमी लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है, ज्यादा दिन लगेगा। अगर ज्यादा आदमी कर दिए, कृषक ज्यादा कर दिए, तो वहां पर हमको कम दिन लगेगा। तो संपर्क क्या हुआ? यहां पर संपर्क विपरीत है। संपर्क कौन सा है? विपरीत संपर्क है। और ये कब है? जब जमीन का परिमाण स्थिर हो। Therefore, जमीन का परिमाण क्या है? D प्रोपोर्शनल 1/f। D प्रोपोर्शनल 1/f। यहां पर क्या स्थिर है? जो बचा, जब L स्थिर हो, जब L स्थिर हो। इसी प्रकार दिनों की संख्या और जमीन का परिमाण के बीच में संपर्क क्या होना चाहिए? अब देखो, कृषकों की संख्या स्थिर रखे हैं, 10 कृषक हम लोग लगाए, 10 कृषक फिक्स किए हैं। 2 दिन में अगर 4 बीघा जमीन जोता जाता है, 4 दिन में नॉर्मल सी बात है वो जमीन ज्यादा जोती जाएगी। तो दिनों की संख्या बढ़ने पर अगर जमीन का परिमाण बढ़ रहा है तो उसके बीच का संपर्क क्या हो गया? सरल संपर्क हो गया। उसके बीच का संपर्क क्या हो गया? सरल संपर्क हो गया। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि कृषकों की संख्या, पुनः एक बार और रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए पुनः चूंकि दिनों की संख्या, पुनः चूंकि दिनों की संख्या तथा जमीन के परिमाण, जमीन के परिमाण के बीच में सरल संपर्क है। कौन सा संपर्क है? सरल संपर्क है। और स्थिर क्या है? जब कृषकों की संख्या स्थिर है, जब कृषकों की संख्या स्थिर हो। तो क्या होना चाहिए? बीच में हमारा संपर्क क्या आ रहा है? सरल संपर्क आ रहा है। therefore D प्रोपोर्शनल, जमीन का परिमाण क्या है? L। और ये कब आया? जब हमारा, जब F स्थिर हो, जब F स्थिर हो। F को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्थिर रख रहे हैं। जब F स्थिर हो। तो दोनों में यहां पर एक चीज हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि दिनों की संख्या हमको निकालनी है। तो चूंकि दिनों की संख्या निकालनी है, इसलिए रिलेशन D के साथ ही निकालना पड़ेगा। D प्रोपोर्शनल 1/f, D प्रोपोर्शनल L, D प्रोपोर्शनल 1/f, D प्रोपोर्शनल L। अब लिखेंगे
हम लोग यौगिक प्रमेय के जो सिद्धांत को अभी देख कर आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय के अनुसार therefore यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय के अनुसार यौगिक परिवर्तन संबंधी प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए? दोनों डी के साथ रिलेटेड है। डी प्रोपोर्शनल 1/f इंटू एल, 1/f इंटू एल। यहां पर f और l दोनों ही परिवर्तनशील है। ब्रैकेट में लिख देंगे जब f और l दोनों ही क्या है? परिवर्तनशील है, मतलब दोनों ही परिवर्तनशील है। ठीक है, डी प्रोपोर्शनल एफ एल। तो यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी। प्रोपोर्शनलिटी की साइन जैसे ही हटती है तो यहां पर देखो क्या आना चाहिए? डी बराबर के इंटू एल बाई एफ, के इंटू एल बाई एफ। ये इसको हम लोग समीकरण 1 देंगे, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा दूसरे इंक से लिखे। समीकरण जहां जहां आएगा उसको हम लोग दूसरे इंक से, रेड इंक से लिख रहे हैं। तो डी बराबर के इंटू एल बाई एफ। ये क्या है? के यहां पर क्या है? अशून्य स्थिरांक है। यहां पे जहां के बराबर अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है तो हम लोग अशून्य स्थिरांक लिख के छोड़ दिए, अशून्य स्थिरांक है। ठीक, यहां पर हमको पहले क्या दिया है? ये पहला, यहां पर जब कृषक 15 है, दिन 5 है और जमीन 18 बीघा है, यानी जब कृषक को हम लोग क्या माने हैं? एफ। जब एफ बराबर 15, अच्छा, दिन डी बराबर 5 तथा लैंड का परिमाण एल था, एल बराबर 18। तो समीकरण 1 में बैठाकर हमको क्या करना है? इस के का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में मान रखेंगे। डी का मान है 5 बराबर के इंटू एल मतलब 18, एफ मतलब 15। तो के बराबर कितना होना चाहिए? 15 गुने 5। के का मान कितना होना चाहिए? 15 गुने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लैंड और एफ, यहां पर 18/15 किए हैं। के बराबर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 × 5/18, इससे को 3 से काटे, 3 5 15, 3 6 18 बराबर के का मान हमारा निकला 25/6, 5 5 25/6। देयरफॉर समीकरण 1 में हम लोग मान बैठा देते हैं। देयरफॉर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से
क्या आएगा, डी बराबर 25/6 मल्टीप्लाई एल बाई एफ। इसको समीकरण हम लोग 2 कर देते हैं। समीकरण 2। अब हमको निकालना है दिनों की संख्या। अब कृषक कितना है, 10, जमीन कितना है, 12 बीघा। तो जब कृषक बराबर, कृषक को हम लोग एफ लिखे थे, तो एफ को जब कृषक हमारा है एफ है, यहाँ पर एफ के आधार पर एफ है 10। जब एफ बराबर 10 तथा जमीन एल बराबर 12 के का मान ऑलरेडी हमको पता है, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम लोग वैल्यू रख दिए। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में वैल्यू रखने पर समीकरण 2 में d बराबर क्या है, 25/6 मल्टीप्लाई हमारा l बटा f। l कितना है, 12/10। 12/10 काटते हैं, 6 से काटे, 6 दूनी 12, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 2 कैंसिल। तो डी का मान मेरा आया 5। आंसर क्या होगा कि ये जो किसान है, 10 कृषक 12 बीघा जमीन को कितने दिन में जोत पाएंगे, 5 दिन में जोत पाएंगे। तो आंसर हमको क्या लिखना है, देयरफॉर दिनों की संख्या बराबर 5। ये आंसर को थोड़ा सा हम लोग इधर लिखे तो अच्छा है। आंसर 10 कृषक अथवा 10 कृषक कितना जमीन, 12 बीघा जमीन को कितने दिन में, हमसे पूछा क्या है, कितना दिन जोतने में कितना दिन लगेगा, हमसे पूछा क्या गया है कितने दिन में खेती करा सकेंगे। 12 बीघा जमीन को यहाँ पे 5 दिन में खेती करवा पाएंगे। 5 दिन में खेती। मतलब इसके बाद इधर की ओर आना है, डी बराबर 5 डेज जैसे ही निकल गया, हम लोग इधर इसका आंसर लिखेंगे। अतः 10 कृषक क्या करेगा, कितना दिन समय लगा, 12 बीघा जमीन को 5 दिन में खेती करा पाएंगे। 10 कृषक 12 बीघा जमीन को 5 दिन में खेती करा पाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्लेन यही किया है कि जिससे रिलेशन निकालना है उसको मैंने फिक्स कर दिया है, उसी के साथ ये ना करे तब भी चलेगा, यहाँ पर किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन निकालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन करने से खुद को सुविधा होगी कि लास्ट में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और बैठा देंगे मान को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। यहाँ पर दिया है ए प्रोपोर्शनल, ये 11 का हिंट्स है, ए प्रोपोर्शनल बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बराबर K1 B, कारण यहाँ पे 2 है, ए प्रोपोर्शनल बी और बी प्रोपोर्शनल सी। तो एक के लिए K1 ले लिए, बी के लिए हम लोग इसको K2 ले लिए, बी बराबर K2 C, बी प्रोपोर्शनल सी। अब देखो
ए में क्या है, k1b है, तो यहां पर इसको समीकरण 1 कर दिए। देयरफॉर ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में क्या किए, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर क्या आ जाएगा, a बराबर k1 इंटू ये k2 इंटू सी, तो k1 एक a बराबर मेरा हो गया k1 इंटू k2 इंटू सी, समीकरण 3। तो हमको समीकरण 1 में अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 और 3 को लेकर मान को बैठाना है। हमको यहाँ पर बोला गया है कि अगर ऐसा है तो दिखाओ ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, ये हमको ये दिखाना है कि ये है। तो इसके लिए हम लोग प्लेन क्या करेंगे कि ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब बटा ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए और बी का मान है, सी का मान जैसे वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर जैसे ही मान निकालेंगे इसका मान कुछ के टर्म्स में आएगा, कोई एक स्थिरांक है। के टर्म्स में आने का मतलब क्या है, कोई एक स्थिरांक आएगा। जैसे ही स्थिरांक आएगा हम लोग क्या करेंगे, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, करने के बाद बोलेंगे कि ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि बीच में एक स्थिरांक है, यहाँ पर ये के टर्म्स में आएगा। जैसे ही हम लोग मान लेते हैं जो भी आया ये m है, जो भी आया के टर्म्स में जो भी आया इसका मान कितना है, m है, m आया, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब बराबर m इंटू ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। देयरफॉर ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कारण ये और यहाँ पे लिखेंगे जहां ये जो k1 k2 के टर्म में जो भी वैल्यू आया जिसको कि हम लोग m लिए हैं, ये k1 k2 के टर्म्स में ही आना है। ये वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, k1 k2, जिसको कि k1 k2 के टर्म्स में जो भी वैल्यू आया था जिसको कि मैं m लिया हूं, ये जो m है ये लिखेंगे जहां m क्या है, स्थिरांक है, जहां m स्थिरांक है। इसके आधार पर ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि a प्रोपोर्शनल b है, b प्रोपोर्शनल c है, तो दोनों के लिए सेम कांस्टेंट ना ले आए कि के दोनों कर दिए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक में k1 किया, दूसरे में k2 किया, तो a बराबर k1b, b बराबर k2c। अब क्या किए, b का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो a बराबर k1 इंटू k2 इंटू c हो गया, तो a का मान निकाल दिए। अब ये प्रोपोर्शनल ये प्रूफ करना है, जब भी ये कोई किसी के प्रोपोर्शनल कुछ प्रूफ करना रहता है तो उसको बटे में ले आते हैं। इधर वाला क्या किया, बटे में ले आ दिए, बटे में ले आकर हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं कि ये अगर स्थिरांक आयता है, इधर वाला वैल्यू एक स्थिर वैल्यू आती है, मतलब यहाँ पर स्थिरांक क्या क्या है, k1 और k2 है। k1 k2 प्लस 1 2 3 कुछ भी आता है, उसके टर्म्स में अगर ये वैल्यू आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्थिरांक है। फिर जैसे हम लोग k1 k2 के टर्म्स में वैल्यू आया था उसको हम लोग m मान लिए थे, तो m इंटू ये हो जाएगा, नीचे वाला
क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये m हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगी और लिखेंगे कि m एक क्या है, वहां पर स्थिरांक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक कुआं है जिसको x डेसीमीटर गहरा है, इसका खोदने का कुल खर्च का एक भाग x के साथ सरल समानुपात एवं दूसरा भाग x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात में है। यदि 100 डेसीमीटर एवं 200 डेसीमीटर कुआं खोदने हेतु क्रमशः 5,000 रुपया और 12,000 रुपया खर्चा हो। 5,000 रुपया 12 तो 250 डेकामीटर गहरा कुआं खोदने में कितना खर्च पड़ेगा। 250 डेकामीटर गहरा कुआं खोदने में कितना खर्च पड़ेगा। यहां पर एक काम करना, यहां पर 100 डेसीमीटर का खर्च दिया है, 100 डेसीमीटर है, तो इधर जो 250 डेकामीटर है इसको हम लोग डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी डेसीमीटर में बदल गया है। या तो डेकामीटर कर लो, दोनों तीनों को एक फॉर्म में रखना है, या तो तीनों डेकामीटर होगा नहीं तो तीनों डेसीमीटर होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो हमको जो कुआं खोदना है वो कितना है, कुएं की गहराई, जो कुआं खोदना है यहां पर कुएं की गहराई बराबर x डेसीमीटर। अगर x डेसीमीटर यहां पे कर रहे हैं तो उधर भी 250 डेकामीटर नहीं, वो भी डेसीमीटर ही कर देंगे। x डेसीमीटर माना कुआं खोदने का कुल खर्च, हम लोग मान लिए, माना कुआं खोदने का कुल खर्च को ए मानकर यहां पर b प्लस सी कर दिए। कारण एक ही है, बोल रहा था कि खर्च का एक भाग x के साथ समानुपात में है, दूसरा भाग क्या है, x स्क्वायर के साथ समानुपात में है। a बराबर b प्लस सी यहां पे लिख दिए, जहां b क्या है, खर्च का पहला भाग, b बराबर खर्च का कुल खर्च को दो भाग में डिवाइड किए, तो कुल खर्च का पहला भाग और c क्या है, तथा c बराबर कुल खर्च का ये दूसरा भाग है। कुल खर्च का दूसरा भाग, इसको इक्वेशन 1 कर दिए। a बराबर b प्लस सी है, तो इस समीकरण 1 है। कुएं की गहराई x डेसीमीटर है, तो हमको यहां पर क्या बोला है, खर्च का एक भाग, हमारे जो कंडीशन दिया है, खर्च का एक भाग x के साथ समानुपात में है। चूंकि खर्च का पहला भाग क्या है, x के साथ समानुपात में है, x के साथ समानुपात में, therefore x खर्च का पहला भाग मतलब क्या है, यहां पर b प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x, b प्रोपोर्शनल x, तो
प्रोपोर्शनल x है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा। ये थोड़ा सा हम लोग कलरफुल कर दे जो भी इक्वेशन है तो अच्छा रहेगा। a बराबर ये b प्लस c, तो देयरफॉर b बराबर k1x, b बराबर क्या है k1x। ये k1 क्या है, स्थिरांक है, जहां इसको थोड़ा सा इधर हटा के लिखे तो अच्छा रहेगा। Therefore b बराबर k1x, ये समीकरण 2, समीकरण 2, जहां k1 बराबर स्थिरांक, k1 क्या है, एक स्थिरांक है। तथा फिर हम लोग देख रहे हैं कि खर्च का एक भाग x के साथ समानुपात में है तथा खर्च का दूसरा भाग क्या है, x स्क्वायर के साथ सरल समानुपात है। तथा यहाँ पे चूंकि देखे लिखे चूंकि फिर खर्च का दूसरा भाग किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ समानुपात में है। यहाँ पर सरल समानुपात लिखे तो और अच्छा है, यहाँ पर भी लिख दिए साथ सरल समानुपात में है, सरल समानुपात है। Therefore देखो दूसरा भाग क्या है, c प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, Therefore c बराबर, देखो यहाँ पर k1 पहले ले चुके हैं तो इसलिए इसको हम लोग k2 लेंगे, k2 एक्स स्क्वायर, ये क्या लिए, k2 एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 3। तो यहां पर क्या है, k2 क्या है, स्थिरांक है, जहां k2 बराबर स्थिरांक है, k2 क्या है, एक स्थिरांक है, यहां पर k2 स्थिरांक है। यहां पर देखो अब समीकरण 1, 2 और 3 को ले रहे हैं, समीकरण में क्या करना है, b और c का मान रख देना है। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या आएगा, a बराबर b का मान है k1x प्लस c का मान है k2 एक्स स्क्वायर, ये जो आया ये मेरा समीकरण 4 है, ये हुआ समीकरण 4, a बराबर k1x प्लस k2 एक्स स्क्वायर, ये समीकरण 4। अब आते हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया है पहली शर्त से, पहला शर्त दिया है कि जब कुएं की गहराई 100 डेसीमीटर, जब कुएं की गहराई 100 डेसीमीटर, जब x बराबर 100 तो खर्चा आ रहा है 5000, खर्चा आ रहा है कितना, 5000, x बराबर 100 है तो a बराबर कितना है, 5000, कुल खर्चा हमारा कितना है, a बराबर 5000। Therefore समीकरण ए, इसका मान हम लोग रखेंगे समीकरण 4 में।
देयरफॉर समीकरण 4 से वैल्यू रख दिए। देखो क्या होगा, यहां पर ए का मान है 5000 बराबर K1X, K1X की जगह 100 बैठ जाएगा, तो 100 K1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब एक के बाद 1 2 3 4 तो 0 K2, ये आ गया। ये होगा समीकरण 5। पहला शर्त ये था कि जब 100 डेसीमीटर गहरा कुआं खोदना है तो हमारा खर्चा कितना है 5000, तो 5000 खर्चा, कुल खर्चा बैठा दिए, x की जगह 100 है। अब दूसरी शर्त से हमको क्या बोल रहा है कि जब 200 डेसीमीटर गहरा कुआं खोदना है तो 12,000 रुपया खर्चा है। यानी जब दूसरी शर्त से जब x बराबर 200 तो a बराबर 12,000 रुपया खर्चा है। देयरफॉर फिर समीकरण 4 से क्या आएगा, a की जगह 12,000 बैठा दिए, 12,000 बराबर देखो 200 K1X, x है 200 तो 200 K1, 200 K1 प्लस एक्स स्क्वायर, 200 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 2 दूनी 4, उसके बाद 4 तो 0, 1 2 3 4 K2, समीकरण ये 6 हो जाएगा, समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 6, समीकरण 5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। समीकरण सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 6 से समीकरण 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। समीकरण 6 माइनस समीकरण 5 मल्टीप्लाई 2, तो देखो 6 में क्या है, 6 हमारा है 12,000 बराबर 200 K1 प्लस 4 के बाद 4 तो 0 K2। अब यहां से समीकरण 2 को घटाना, समीकरण 5 को घटाना है 2 से मल्टीप्लाई करके। 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 200 K1 प्लस 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20,000 K2। ये हमको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दिए, देखो तो आंसर क्या आना चाहिए, तो 12,000 से 10,000 गया मतलब 2,000 बराबर ये कैंसिल हो गया, ये 40,000 से 20,000 जाएगा तो 20,000 इंटू K2। देयरफॉर K2 बराबर 2,000 बटा 20,000, 1 1 2 2 3 3, 2 से काटे 10 मतलब 1/10। K2 का मान आया 1/10। देयरफॉर K2 बराबर आया 1/10। किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 5 में K2 का मान रख देते हैं, समीकरण 5 में K2 का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, K1 का मान निकल जाएगा।
समीकरण 5 में K2 का मान रखने पर, देखो K2 का मान रख दिए समीकरण 5 में, तो क्या होगा, 5000 बराबर 100 K1 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई 1/10, 0 0 कैंसिल, तो 1000 बचा, तो 100 K1 बराबर 5000 माइनस 1000, 5000 में से 1000 गिर जाएगा तो बचेगा 4000 बटा 100, तो आया 40। देयरफॉर K1 बराबर आया 40, K1 का मान आया 40, K2 का मान आया था 1/10, K1 बराबर 40, ठीक है। K2 का मान आया था 1/10। अब क्या करें, समीकरण 4 में K1 और K2 का मान रख दे, समीकरण 4 में K1 और K2 का मान रख दे। समीकरण 4 में K1 तथा K2 का मान रखने पर, देखो क्या आएगा, A बराबर K1x, K1x मतलब 40x प्लस K2x², K2 मतलब 1/10 इंटू x²। अब ये इक्वेशन मेरा 7 हो गया। अब हम आएंगे कि हमको अब कितना गहरा कुआं खोदना है, 250, इधर डेसीमीटर लिए तो 250 डेसीमीटर ही गहरा कुआं खोदना है। जब x बराबर 250 तो खर्च कितना आएगा ये निकालना है। तो जब x बराबर 250 तो समीकरण 7 से हमको, अब कुआं हमको 250 यहाँ पे डेसीमीटर गहरा कुआं खोदने के लिए बोला गया है, तो हमको खर्चा कितना आएगा। तो जब x बराबर 250 तो समीकरण 7 से वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि a बराबर 40 इंटू 250 प्लस 1/10, 250 का स्क्वायर मतलब 250 इंटू 250, तो देखो कितना आएगा, 0 2 0 बैठ गया, 25 चौके 100 प्लस 0 0 कैंसिल, 25 25 6 2 5, तो आया 16,200, 10,000 प्लस 16,250 रुपया, ये बराबर 16,250। देयरफॉर 250 डेसीमीटर गहरा कुआं खोदने में हेतु खर्च या 250 डेसीमीटर जो रखोगे एक ही रखोगे, देयरफॉर कुल खर्च उतना कुआं खोदने का कुल खर्च हमारा है 16,250 रुपया। थोड़ा लंबा है कारण यहाँ पर K1 K2 का थोड़ा हमको वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको वैल्यू निकाल के हमको देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 13 तब टोटल होमवर्क में रहा, जहां पर जो भी पूछना है पूरा चैप्टर में एक्सरसाइज 13 से, इसको तुम लोग ग्रुप में भेजोगे
थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।